हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। धनबाद लोधना हादसा, मुआवजा व नियोजन पर लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त। परिजन ले गए 300। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना क्षेत्र में जर्जर आवास हादसे में हुई 3 मौतों के बाद परिजन 24 घंटे से शव के साथ धरने पर डटे थे। शुक्रवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह, जिला प्रशासन, यूनियन प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से बीसीसीएल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता सफल रही। वार्ता में बीसीसीएल प्रबंधन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा, नियोजन और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं लिखित रूप से देने पर सहमति जताई। समझौते के बाद परिजन ने धरना समाप्त कर शव को अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। जोरा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि बीसीसीएल की ओर से आश्रितों को तत्काल 5 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए कुछ दिनों में देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों की इलाज का पूरा खर्च भी बीसीसीएल वहन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बीसीसीएल को निर्देश दिया कि जर्जर और खाली पड़े आवासों को तत्काल सर्वे कर उन्हें समतल करा दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। साथ ही समय समय पर ऐसे स्थलों का सर्वेक्षण करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हादसे की जांच जारी है और दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची के खेलगांव में स्कूल बस ने स्कूटी सवार लड़की को कुचला, मौके पर मौत। रांची के खेलगांव में एक बड़े सड़क हादसे में स्कूटी सवार लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। मामला शुक्रवार सुबह की है, जिसमें सरला बिरला स्कूल बस और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सरला बिरला स्कूल की बस तेज गति से अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। इसी क्रम में खेलगांव के पास बस ने स्कूटी पर सवार लड़की को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में टक्कर इतनी जोरदार हुई कि लड़की स्कूटी सहित सड़क पर गिर गई और बस उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तत्काल पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। 2000 सहायक पुलिस कर्मियों को मिलेगा 1 साल का सेवा विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिस कर्मियों को 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा अवधि में विस्तार दिए जाने का आदेश दिया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग अब इससे संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजेगी। इससे राज्य में कार्यरत लगभग 2000 सहायक पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। यहाँ मालूम हो कि राज्य के 12 जिलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय सहायक पुलिसकर्मी की 3 साल की सेवा के लिए नियुक्ति की गई थी। बाद में वर्तमान सरकार ने इसकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद हटाने का फैसला किया था, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन के बाद इनकी सेवा अवधि को विस्तारित की गई है। राज्य के 12 जिलों दुमका, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार में कार्यरत इन सहायक पुलिसकर्मियों का कार्यकाल 8 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच समाप्त हो चुका है। वर्ष 2024 में लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद सहायक पुलिसकर्मी की मांगों पर विचार किया गया था। उनका वेतन 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया था। झारखंड सहायक पुलिसकर्मी एसोसिएशन के सचिव विवेकानंद गुप्ता का कहना था कि सहायक पुलिसकर्मी से जिला पुलिस का काम लिया जाता है, लेकिन वेतन होमगार्ड से भी कम है। इस पर भी विचार किया जाए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को पिछले दिनों रद्द कर दिया गया था। इस कारण भी वर्तमान में इन सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा से न हटाने की सरकार के समक्ष मजबूरी थी। 14 अक्टूबर को होगा मुख्य सचिव अलका तिवारी पर चार्ज फ्रेम। 30 सितंबर को ही रिटायर कर जाएंगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार व अन्य पर नगर निकाय चुनाव संबंधी अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम करेगा, लेकिन दिलचस्प रूप से चार्ज फ्रेम होने से पहले ही अलका तिवारी मुख्य सचिव पद से 30 सितंबर 2025 को रिटायर कर जाएंगी। वह मुख्य सचिव पद के दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। अब यह अलग विषय है कि हाईकोर्ट अलका तिवारी को पर्सनल आइडेंटिटी में चार्ज फ्रेम करे। मालूम हो कि नगर निकाय चुनाव करा पाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त और गंभीर दिख रहा। वह 14 अक्टूबर तक राज्य सरकार को एक और मौका देने का संकेत दे रहा है। 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित
चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। वहीं समारोह से पहले कई राजनीतिक नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर रात दिल्ली पहुंचे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद्र कटारिया, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल है। बता दें कि एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून, शारदीय नवरात्र में बारिश की संभावना। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश हुई है। रांची मौसम केंद्र से जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 12 सितंबर तक झारखंड में 1073 mm बारिश हुई है, जो इस दौरान होने वाली सामान्य वर्षापात 899.6 mm से 19% ज़्यादा है। जबकि झारखंड में सितंबर महीने में अभी तक सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। मौसम पूर्व अनुमान वैज्ञानिक एससी मंडल ने बताया कि 19 सितंबर तक झारखंड में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15-16 सितंबर को राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग वाले जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम पूर्व अनुमान वैज्ञानिक ने आगे बताया कि देश में 1 जून से 30 सितंबर तक की अवधि में होने वाली बारिश को मानसूनी बारिश कहा जाता है। मानसून की विदाई होते होते 10 से 15 अक्टूबर की तिथि आ जाती है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि इस साल नवरात्र के उत्सव में बारिश कुछ खलल डाल सकती है। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थी की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 मंगलवार की सुबह 11:15 बजे रांची समाहरणालय ब्लॉक के कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थी से अपील की कि वे समय पर पहुंचे और साथ में अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवार को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अभ्यर्थी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। 1/3 खाली पदों पर ही अभी नियुक्ति करेगी सरकार, कार्मिक को कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश। राज्य सरकार फिलहाल 1/3 खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव तैयार कर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी कार्मिक विभाग इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्मिक विभाग दूसरे विभागों में 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश नहीं दे सकता था। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार एक से अधिक विभागों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की स्वीकृति या सहमति आवश्यक है। फिर क्रमवार ढंग से सरकार शेष रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगकर जेपीएससी या जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देगी। यहाँ मालूम हो कि वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 1.5 लाख स्वीकृत पद खाली है। इस तरह 1/3 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर वर्तमान में 40 से 50 हजार पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनमें सबसे अधिक लगभग 38,000 प्राथमिक शिक्षा, लगभग 30,000 स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग, लगभग 29,000 गृह विभाग में पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जोड़ दे तो इन चारों विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक राज्य सरकार फिलहाल गैर योजना मद का बोझ लेने से बचना चाहती है। मालूम हो कि वेतन भत्ता जैसे खर्च गैर योजना मद में आते हैं। पाकुड़ में सीएसपी संचालक से 7 लाख रुपए की लूट, लैपटॉप भी ले गए बदमाश।
पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के ग्राहक सेवा केंद्र CSP संचालक रंजीत भगत से लूटपाट की। यह वारदात सिंगारसी पंचायत अंतर्गत पकलो गांव के पास बोका मोड़ पर उस समय हुई जब रंजीत भगत अपने केंद्र की ओर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोककर हथियार के बल पर करीब 7 लाख रुपए नगद, एक लैपटॉप और उनकी बाइक लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के दासगोड़ा की ओर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि बदमाशों ने रंजीत भगत की पहले से रेकी कर रखी थी। वे रोजाना बाइक से अपने CSP केंद्र जाया करते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बदमाशों की एक बाइक और लूटी हुई बाइक को बरामद कर लिया। फिलहाल तीनों आरोपी लिट्टीपाड़ा और आमड़ापाड़ा के बीच स्थित जंगल में छिपे हुए बताए जा रहे। उनकी तलाश में पुलिस स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जंगल की घेराबंदी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परीक्षा से पहले जेट को लेकर अभ्यर्थी ने जताई विवाद की आशंका। विज्ञापन पर उठ रहे कई सवाल। लंबे समय के बाद राज्य में जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जेट विज्ञापन ने छात्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उम्मीद जगा दी है, लेकिन जारी विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मानना है कि करीब 17 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए निर्धारित विषयों में बायोटेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे विषय शामिल हैं जिन्हें सरकार और JPSC ने नज़रअंदाज किया है। इतना ही नहीं, छात्रों ने परीक्षा शुल्क को लेकर भी नाराजगी जताई है और सरकार से पूर्व घोषित परीक्षा शुल्क को अधिकतम 100 रुपये तय करने की मांग की है। छात्र चंद्रकांत चौरसिया का कहना है कि सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सके। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य गठन के बाद पहली बार आखिरी JET परीक्षा 2008 में आयोजित हुई थी, जो विवादों में रही और अभी भी CBI जांच के घेरे में है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा मापदंड यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी को ही योग्य माना जाएगा। JPSC ने इस परीक्षा के लिए रांची को एकमात्र केंद्र घोषित किया है। हालांकि अगर छात्र ज़्यादा होंगे तो इससे रांची के अलावा अन्य शहरों में भी रखा जाएगा। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने ली युवक की जान। आक्रोशित ग्रामीण ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा स्थित पांडे डी मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह एक क्लिनिक में इलाज के दौरान 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मालडा निवासी जनार्दन तिवारी के पुत्र भैरव तिवारी के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित 100 जनों व ग्रामीणों ने 100 को सड़क पर रखकर पटना पीहरा मुख्य मार्ग को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों और 100 जनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी झोला छाप डॉक्टर हरिदास अधिकारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के मुताबिक भैरव तिवारी को शुक्रवार की सुबह अचानक छाती में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद उसका भाई रुपेश तिवारी उसे बाइक पर बैठाकर पांडे डी मोड़ स्थित झोला छाप डॉक्टर हरिदास अधिकारी के क्लिनिक लेकर गया। आरोप है कि डॉक्टर ने लगातार 3 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। हालात बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे गांवा सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर कामिज खान ने जांच के बाद भैरव को मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर में हुई 30 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। 4 सितंबर को जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हुई 30 लाख रुपए की बड़ी लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता सहित कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिनके पास से पुलिस को लूट के 10,69,700 रुपये नकद समेत घटना में प्रयुक्त सादे रंग की बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार, एक पिस्टल और 4 मोबाइल फोन बरामद हुआ। दरअसल जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा के पास बीते 4 सितंबर को व्यवसायी साकेत कुमार आगीवाल की आंखें में मिर्ची पाउडर फेंक कर और
फायरिंग कर अपराधियों ने उनसे 30 लाख रुपए की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस की ओर से काफ़ी खोजबीन की जा रही थी। इस संबंध में शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि लूट कांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि घटना को अंजाम देने में शामिल 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में राकेश कुमार मंडल उर्फ पकौड़ी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली बेल। वर्ष 2024 में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक केस के आरोपियों आईआरबी के जवान रोबिन, कविराज और रामनिवास राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने उक्त आरोपियों को 20-20 हज़ार रुपये की निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है। बता दें कि सीआईडी ने अपनी पूरक चार्जशीट में पेपर लीक मामले में एजेंट का काम करने वाले रामनिवास राय, रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू और रोबिन कुमार को आरोपी बनाया था। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में है। रांची में केंद्रीय कोयला मंत्री ने की बड़ी घोषणा, कर्मियों को 1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा अनुग्रह राशि भी 25 लाख तक बढ़ाई। कोल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड दौरे के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार कोल माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म लागू किया जा रहा है। यह यूनिफॉर्म कोल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेसिया राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को मौजूदा जीवन बीमा के अलावा 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को भी 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा लाभ मिलेगा। जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों में विश्वास बढ़ाने के लिए लिया गया है, जो 17 सितंबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुशासन, व्यवसाय करने की सुगमता और आर्थिक प्रगति के लिए कोल सेक्टर में सुधारों को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन सुधारों का उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और कोल सेक्टर के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को गति देना है। जामताड़ा में ट्रक बाइक की टक्कर में 1 की मौत, मोटरसाइकिल सवार 1 घायल। नारायणपुर बस स्टॉप जाते वक्त हुआ हादसा। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। नारायणपुर थाना क्षेत्र के बस पहाड़ी बस स्टॉप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मार दी। दुधनी झिलवा गांव के रहने वाले दोनों युवक बगोदर जाने के लिए बस पकड़ने नारायणपुर बस स्टॉप जा रहे थे। हादसे में 28 वर्षीय सुनील मंडल की मौत हो गई। चंद्रशेखर मंडल घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की टक्कर से दोनों युवक सड़क पर गिर गए। समाज सेवी सोनू सिंह, मुखिया वीरेंद्र प्रताप हेम्ब्रम और ग्रामीणों ने घायलों को नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने उन्हें धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाते समय सुशील मंडल की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रामगढ़ में नशे से परेशान पिता ने बेटे को पीट कर मार डाला, खुद भी गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ऑफिस क्षेत्र अंतर्गत बड़गांव के जयसवाल टोला में पिता ने बेटे की हत्या कर दी। कहा जा रहा कि बेटा नशे के आदी हो चुका था और इससे वह घर को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। बेटे से परेशान होकर पिता ने बांस के डंडे से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। बेटे के साथ विवाद के दौरान वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें इलाज के लिए रिम्स रांची लाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुशील जायसवाल का बड़ा बेटा सौम्यक जायसवाल इंटर का छात्र था। वह नशे में लिप्त हो गया था। उसने बाजार से 5 लाख रुपए उधार लेकर पूरे पैसा नशे करने में उड़ा दिया था। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर कई बार पिता ने डांट फटकार भी लगाया था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पाया था। इसी से परेशान होकर शुक्रवार की अहले सुबह 5 बजे सुशील अपने पुत्र के कमरे के समीप बांस का डंडा लेकर पहुंचा और दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपने पुत्र सौम्यक के सिर पर लगातार डंडा बरसाने लगा, जिससे उसका सिर गंभीर रूप से घायल हो गया। सौम्यक अपने को बचाने के लिए अपने पिता से उलझ गया, जिसके कारण पिता भी घायल हो गया।
कमरे से तेज आवाज होने के कारण आसपास के लोग वहां जमा हुए और दोनों को किसी प्रकार कमरे से बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को एक कार में बैठाकर रांची रोड के होप अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सौम्य को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सुशील की दयनीय स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। सुशील कुज्जू के ट्रांसपोर्ट नगर में मुंशी का काम करता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिमडेगा में बंद कंटेनर से पुलिस ने 40,052 बोतल अवैध शराब बरामद की। अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए। सिमडेगा पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बंद कंटेनर वाहन से भारी मात्रा में वाहन चालक गिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिंदर सिंह, जो पंजाब का निवासी है, ने अपना दोष कबूल करते हुए बताया कि वह पंजाब से अवैध शराब की खेप को पटना ले जा रहा था। इस शराब की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया। पुलिस को शुक्रवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब से राउरकेला सिमडेगा होते हुए एक बंद कंटेनर वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा और वह शराब पटना ले जाई जा रही। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक सिमडेगा के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। टीम में थाना प्रभारी सिमडेगा, थाना प्रभारी कोलेबेरा और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने लगातार उस वाहन का ट्रैकिंग किया और अंततः रांची राउरकेला मुख्य मार्ग पर पुलिस कैंप के पास वाहन को रोक लिया। जैसे वाहन को रोका गया, उसका सह चालक वाहन से कूदकर भाग गया। वाहन में लदी शराब के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन चालक द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उसने फर्जी चालान बिल प्रस्तुत किया जो कपास का था। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और कंटेनर से 1115 पेटी में कुल 40,052 बोतल अवैध शराब बरामद की। धनबाद लॉ कॉलेज में मारपीट के बाद बढ़ाएगी सुरक्षा। प्रिंसिपल बोले, दोषियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। धनबाद लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बीच कॉलेज परिसर में हुए विवाद पर गतिरोध जारी है। दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों संगठनों के छात्र नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल घटना को लेकर दुख प्रकट कर रहे हैं। घटना के बाद कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। ऐसा से जुड़े छात्रों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 20-30 एबीवीपी कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में घुसे और उनके एक साथी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता ने कॉलेज प्रिंसिपल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक प्रिंसिपल ने शिक्षक दिवस पर विवादित कार्यक्रम की अनुमति दी थी। संगठन ने कुलपति से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। हजारीबाग मामले में आईएएस विनय चौबे की बेल पर लंबी बहस के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। हजारीबाग डीसी रहते हुए सेवायत जमीन घोटाले करने के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एससीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान एससीबी और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस की गई। दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट विनय चौबे की बेल पर क्या फैसला सुनाता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। वहीं एससीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बहस की। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग एससीबी कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एससीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में उन्हें जमानत मिल गई है। झारखंड में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूले जा रहे 42,78,000 रुपये जुर्माना। झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, विशेष रूप से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42,78,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य के 24 जिले में 2,56,683 दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले
4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया रहा, जिसके हिसाब से एक दिन में 42,78,000 रुपये और 2 महीने में 25 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग और रांची में सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। रातू रोड फ्लाईओवर बना ऑटो स्टैंड, जाम पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को चालू हुए महज 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ऑटो परिचालन को चिंताजनक बताया है। अदालत ने सड़कों पर जगह जगह ऑटो खड़ा कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालकों ने फ्लाईओवर क्षेत्र को अवैध रूप से ऑटो स्टैंड में बदल दिया है। यहां से मांडर, रातू पांड्रा, रवि स्टील और कमड़े जैसे इलाकों के लिए सवारियों को आराम से बैठाया जा रहा, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। स्थिति इतनी बदतर है कि SBI मुख्य शाखा से फ्लाईओवर रैंप तक का रास्ता तय करने में 4 पहिया वाहनों को 20 से 23 मिनट तक का समय लग रहा। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। ये रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने DPR तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। गढ़वा के स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट, एक का हाथ टूटा। गढ़वा जिले में एक शिक्षा का मंदिर अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में शिक्षक का हाथ टूट गया। वहीं जब ये मारपीट हो रही थी तो स्कूल में पढ़ने पहुंचे सभी नौनिहाल वहीं मौजूद थे। घटना गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के जमुआ उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है। स्कूल के एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर मारपीट करने का आरोप लगाया और इसकी
शिकायत गढ़वा स्थित डीईओ केसर राजा से उनके कार्यालय में की है। पीड़ित शिक्षक लाल बहादुर ने बताया कि स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार यादव ने बिना किसी आरोप के उनके साथ मारपीट की और उन्हें गड्ढे में धकेल दिया, जिससे उनके कंधे में गंभीर चोट आई है, हाथ भी टूट गया है। उन्होंने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी है। नगर उटारी में इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने, कोर्ट में दरोगा की पिटाई का मामला। हजारीबाग जिला में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा। गुरुवार की शाम हुई खींचतान के बाद दोनों पक्षों की ओर से बैठकों का दौर जारी है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी शुक्रवार को हजारीबाग पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करना कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा मानव अधिकार और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भी किसी के बेटे हैं, ऊपर से नहीं आए हैं। न्यायालय के कमरे में जवान को पीटना कहां तक सही है? मुर्मू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना से पुलिस कर्मियों का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोषी अधिवक्ताओं पर बार लाइसेंस रद्द करने की मांग भी की है। पीड़ित एसआई मनोज खुजूर की ओर से सदर थाने में आवेदन दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।